हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेन मैथ विद कॉन्सेप्ट में। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे अपनी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का नेक्स्ट टॉपिक, जहां से हमें पढ़ना है कि कुछ जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं हमारे भारतीय शिक्षा शास्त्री या विदेश के, उन लोगों के बारे में पढ़ना है और इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने शिक्षा में क्या नीतियां दी थी, क्या इन्होंने शिक्षा में रणनीतियां दी थी। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था तो वहां पे लिखा आपको बहुत सारी चीज़ें मिले होंगी। शिक्षण विधियां करके मिली होंगी, शिक्षण सूत्र मिले होंगे। तो इन्होंने उनमें से कौन सी विधियों को अपनाया था, कौन से सूत्र को अपनाया था और उससे क्या लाभ हुआ था शिक्षा में और उससे क्या प्रगति हुई थी शिक्षा में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेशली। ठीक है, तो हम जैसा कि दिया गया है जन्म इनका कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, जो कि कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? श्री विश्वनाथ दत्त, प्रसिद्ध वकील, तथा माता एक धार्मिक गृहस्थ थी। इनका बचपन का जो नाम था वो याद रखना नरेंद्र दत्त था। कभी कभी ये आपसे पूछता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। पर घर पर जो वातावरण था वो कैसा था? तो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, यानी एक कह सकते हो कि अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाला वातावरण होता है, जिसके बारे में अब इनके बारे में आपकी बुक्स में काफ़ी डिटेल में लिखा था, लेकिन मैंने आपको छांट करके सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला लिखा है ये प्रखर बुद्धि के थे, जो सिंपल से इंपॉर्टेंट। हाँ, याद रखना इन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। कई धार्मिक ग्रंथ इनको याद थे। भाषा में इनको कौन कौन सी भाषा आती थी? तो आंग्ला, बांग्ला भाषा का विशेष ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद दिया गया है बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर लिखा गया है 1886 में रामकृष्ण मिशन। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, कहीं कहीं ये जो सेशन दिया गया है वो 1896 करके बताया गया है, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। सॉरी, 1996 करके बताया गया है, तो ये गलत है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि 1996 तक वो कैसे जीवित रहेंगे? वो तो 1863 में पैदा हुए थे ना, और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और याद रखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो जन शिक्षा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जन शिक्षा की स्थापना किस मिशन के अंतर्गत की गई थी? दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जन शिक्षा की स्थापना कब की गई थी? तो 1886 में की गई थी। इस दोनों को याद रखिएगा। अब इस मिशन के प्रचार कहाँ कहाँ करवाए थे इन्होंने? तो यूरोप, इंग्लैंड, पेरिस तक इन्होंने इस मिशन का प्रचार किया था, जन शिक्षा का प्रसार किया था। अब इसी जन शिक्षा के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जन शिक्षा में क्या क्या चीज़ें थी। आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये शिक्षा किस प्रकार की थी, किस तरह से इनकी बताई गई थी इस शिक्षा के बारे में। उसके बाद अभी हम लोग इनके जीवनी को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम इनके शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिया गया है 4 जनवरी 1902 को नश्वर शरीर का त्याग कर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने, और इनके जीवन दर्शन के 2 प्रमुख लक्ष्य थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है मानव कल्याण और दूसरा है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के लिए एक स्वभाव या एक भावना रखना, और दूसरा है पहला है मानव कल्याण। तो मानव कल्याण और सर्वधर्म समभाव इनके 2 जीवन दर्शन के प्रमुख लक्ष्य थे। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो लिखा गया है। हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं। ये रास्ते 4 वर्गों में हैं। अब इन्होंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये 4 रास्ते होते हैं। इनके अनुसार जो बताया गया था, उनका स्पष्ट मत था कि संसार की सहायता करने से हमें अपनी सहायता करते हैं, दूसरों के लिए किए गए कार्य का प्रभाव हमें शुद्ध करता है। याद रखो, मैं ये चीज़ें क्यों सेम टू सेम यहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर के डिटेल में पूछा जाएगा ना, तो पता है ये एक लाइन लिखोगे ना उस क्वेश्चन में,
तो ये काफ़ी इफेक्टेड होती है, जो आपके नंबर को दिलाती है, नंबर को बढ़ाती है। याद रखो, क्योंकि सब लोग रटे हैं। अगर सब लोग एक वन लाइनर और वन लाइनर की चीज़ों को रट जाएं तो क्या फ़र्क होगा कि आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा या उस बच्चे को। जो अब सिंपल सी बात है, जो ये चीज़ें लिखेगा ना, देखो कितनी अच्छी चीज़ें लिखी गई है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 रास्ते बताए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। कौन कौन से? कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। तो इसीलिए आपको कुछ स्पेशल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आपके मैथ की सीरीज, आपके इंग्लिश की सीरीज और आपके एजुकेशन की सीरीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। नीचे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां से और सारी वीडियोज़ को देखते हुए काफ़ी लाभ हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ था, देखो इसलिए मैं इसको हूबहू पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं एक शब्द अपने तरफ से जोड़ दूंगा ना तो वो मेरे अनुसार बन जाएगा, इसलिए मैं इनको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने कहा था। तो लिखा गया है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब कि जो शिक्षा है, जैसे मान लो आप लोग शिक्षा ग्रहण किए हो, ठीक है, तो आपके अंदर जितना ज़्यादा आप शिक्षित रहोगे उतनी ही अच्छी तरह से आपका व्यवहार होगा, ठीक है, व्यवहार होगा और वो आपकी पूर्णता को दिखाएगा। आप किसी भी शिक्षित व्यक्ति के सामने बैठो तो देखो वो कितना शालीन, शांत, और जिस तरह से उसका जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा उसके अंतर्गत व्यवहार आता है, ठीक है। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना खुद को। उनके मत में शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूंस ठूंस कर भर दिया जाए, जैसा कि आजकल होता है। आप देखो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ रटवाया जाता है, उनको समझाया ही नहीं जाता है। कभी आप सीखे कि 2 × 2 कैसे हम सिखा सकते हैं किसी बच्चे को प्रैक्टिकली? कभी आप सोचे कि 2 × 3 हम किसी बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? आपसे अगर मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ लूँ ना कि पहले आप पहाड़ा सिखाओगे कि पहले आप गुड़ा सिखाओगे, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम पहले क्या सिखाएंगे, हम गुड़ा सिखाएंगे कि पहले पहाड़ा सिखाएंगे। तो कुछ पता है, अभी गुड़ा सिखाने के पहले अभी आपको पहाड़ा आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 दूना 4, ये कैसे आया? क्योंकि आपको पहाड़ा आ रहा है। और जिस बच्चे का माइंड ही इस तरह से सफ़ेद कागज़ है जो देख रहे हो आप लोग, तो उसके माइंड में कहाँ से पहाड़ा भर दिए हो? तो हम उसको रटवाए हैं। तो इन्हीं के अनुसार ये कहा गया था कि वह शिक्षा नहीं जिसमें दिमागों में क्या किया जाए, ठूंस ठूंस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। मतलब एक ढेर देखे हो जैसे कूड़ा करकट का ढेर होता है, उसी तरह से जानकारी का ढेर होता है। सच्ची शिक्षा मानव निर्माण की शिक्षा है। सच्ची शिक्षा कैसी है? मानव निर्माण की। तो याद रखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या था, तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ था स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार वो क्या था? मानव निर्माण की शिक्षा। मतलब दिमाग में ठूंस ठूंस कर याद करवाने से अच्छा है कि हम क्या करें, हम बच्चे का निर्माण करें, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करें। इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। शिक्षा का उद्देश्य मतलब पूर्ण कैसे होगा उस इंसान को, उसके लिए कुछ चीज़ें का विकास करना जरूरी है, जैसे शारीरिक विकास। स्वामी जी का मानना था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़, स्नायु फौलाद की तरह कठोर हों। मतलब इन्होंने कहा था कि हम फिजिकल डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि ये अभी देखो, अभी आप खेल पद्धति पढ़ते होगे, ठीक है। खेल पद्धति क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट हो। एक चीज़ और आप सुने होंगे कि जो खेल पद्धति है, यानी कह सकते हो कि जो प्ले का मेथड है, ठीक है, इससे क्या होता है, आप सुने होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब आपके शरीर यानी बच्चों का शरीर स्वस्थ होगा, पेशियां दृढ़ होंगी, स्नायु फौलाद होगी, तब उस बच्चे के अंदर जो मस्तिष्क होगा वो भी क्या होगा, एक कह सकते हो कि स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ठीक है। अब उसके बाद चारित्रिक विकास पर इन्होंने फोकस किया था। स्वामी जी मानते थे कि चरित्र अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को हम उनके चरित्र के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पहचानते हैं, इसलिए चरित्र एक अमूल्य धरोहर है। और चूंकि आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हो, सो टीचर का जो सबसे अमूल्य धरोहर होता है वो चरित्र होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर की क्या होती है? चरित्र होती है। इसके विकास से मनुष्य के संस्कार
परिष्कृत होते हैं, मनुष्य में जो संस्कार होता है वो बढ़ता है, मनुष्य का नैतिक व धार्मिक उत्थान होता है। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक उद्देश्य, मतलब हम ऐसी शिक्षा ना दिए जाएं कि बच्चा जिससे कुछ कमा ही ना सके। हमें क्या करना है, व्यावसायिक उद्देश्य का भी ध्यान रखना है। शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो, आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, मतलब ऐसी शिक्षा ना हो कि जिसका कोई उपयोग ही ना हो। जैसे मान लो अगर आपको इस समय वेदों का, पुराणों का अध्ययन करवाया जाए, उसका उपयोग कहीं आप कर सकते हो? नहीं। इसीलिए जब आप पढ़ते हो तो देखो, साइंस आपसे चुनवाया जाता है, आपसे आर्ट साइंस चुनवाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यावसायिकता में लाभ मिले, उसकी व्यावसायिकता में जब आप कदम रखो तो आप आत्मनिर्भर बन सको। ठीक है, फिर दिखा गया है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। जैसे वसुधैव कुटुंबकम का नाम आप लोग सुने होंगे, देखो यहाँ दिया भी गया है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। इस तरह की भावना का विकास होना चाहिए, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के संबंध में बंध सके। अब स्वामी जी के अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो। उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, महापुरुषों की जीवनी, व्यावसायिक शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व मातृभाषा आंग्ला भाषा का ज्ञान जरूरी है। याद रखना, पाश्चात्य ज्ञान क्या होता है, हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। ठीक है, पाश्चात्य का मतलब होता है वेस्टर्न जो कल्चर होता है, यानी वेस्टर्न, यानी सिंपल सा बात आप समझ लो, वेस्टर्न का मतलब हो गया साइंस से। साइंस के बारे में भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भी स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। तो कभी कभी स्टेटमेंट आपसे पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जी का साइंस के प्रति रुझान था कि नहीं, तो बिल्कुल उनका रुझान था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ किस तरह से होनी चाहिए, तो स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त देखो, एकाग्रता पहली विधि होगी, दूसरी है वाद विवाद, तर्क एवं व्याख्या द्वारा तथा व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श शिक्षण कार्य का संपन्न किया जाना चाहिए। फिर शिक्षक छात्र जो संबंध होता है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य की मित्रतापूर्ण संबंध हो, जो कि हमने आपको बताया कि शिक्षक शास्त्र का जो संबंध होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। एक मित्रतापूर्ण, या कह सकते हो जब छोटा सा बच्चा है तो उसे अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए और उसे प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। किसी भी बच्चे को डांटने से, धमकाने से उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अनुशासन और दंड के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। वह विद्यार्थी जो शारीरिक दंड के घोर विरोधी थे, शारीरिक दंड के घोर विरोधी थे, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। इसलिए स्व अनुशासन का अवसर देना चाहिए, मतलब वो खुद से अनुशासित हों, आपके दंड के द्वारा नहीं। कठोरता के बजाय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जो कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं और इसे आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, अब फिर इन्होंने स्त्री शिक्षा और जन सामान्य की शिक्षा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनका मत था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है, उनके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता है। बहुत सही चीज़ उन्होंने लिखी थी। जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। मैं समझता हूँ, ये इनका स्टेटमेंट है, याद रख लो, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि जन साधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है जो हमारे पतन के कारणों में से एक है। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, और जो अभी ऊपर मैंने बताया वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइनों को जब आप लिखोगे ना 2 नंबर की स्टेटमेंट में, तो आपको नंबर देने से ना एग्जामिनर कभी पीछे ही नहीं जाएगा। और ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, इनको आप अप्लाई करो अपने लाइफ में और इनको आप एग्जाम में लिखा भी करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होंगी, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।